नमस्कार, राम राम, खम्मा गणिसा। स्वागत आप सभी का राजस्थानी बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिला दर्शन की इस सीरीज़ में हमने कुल 6 संभाग कंप्लीट कर लिए हैं। हमने बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों का जिला दर्शन कंप्लीट कर लिया है। यानी कि कुल मिलाकर हमने 35 जिलों का जिला दर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा आखिरी संभाग यानी कि अजमेर संभाग के कुल जिले बचे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अजमेर संभाग के ज़िलों के बारे में। तो आज शुरुआत करते हैं हम अजमेर संभाग के अजमेर ज़िले से। तो चलिए शुरू करते हैं अजमेर ज़िला दर्शन। सबसे पहले हम देखते हैं परिवहन विभाग का कोड अजमेर ज़िले का। तो RJ1 यानी RJ01 है जो है परिवहन विभाग का अजमेर ज़िले का कोड है। इसके बाद हम बात करते हैं अजमेर के संस्थापक की। तो अजय राज चौहान के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई 1113 ईस्वी में, और वर्तमान जो स्वरूप अपने को राजस्थान में अजमेर ज़िले के रूप में मिला है। तो अजमेर को राजस्थान का 26वें ज़िले के रूप में 1 नवंबर 1956 को अजमेर का गठन किया गया। यानी कि राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को अजमेर को शामिल किया गया एकीकरण के दौरान। तो राजस्थान का ये 26वां ज़िला बना है अजमेर। तो राजस्थान का 26वां ज़िला है अपने पास अजमेर, और 1 नवंबर 1956 को ये अपने राजस्थान में शामिल किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं अजमेर के उपनाम की। तो अजमेर को राजस्थान का हृदय, राजस्थान का मक्का, राजस्थान का नाका, राजपूताना की कुंजी, अंडों की टोकरी, सांप्रदायिक सौहार्द का शहर भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा अजमेर का एक नाम आपको देखने को मिलेगा पुष्प मंडी। तो अजमेर को पुष्प मंडी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसके प्राचीन नामों की बात की जाए तो अजमेर में अजमेर, ब्यावर, पाली और राजमंद का जो संयुक्त क्षेत्र है इसको मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। तो अजमेर, ब्यावर, पाली व राजमंद के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा के नाम से। अब आगे हम बात करते हैं अजमेर में तहसीलों की। तो अजमेर ज़िले में कुल 12 तहसीलें आती हैं जो कि अपने पास है अजमेर, पुष्कर, पिशांगन, नसीराबाद, किशनगढ़, रूपनगढ़, राई, केकड़ी, सावर, बिनाए, सरवाड़ और टांटोटी। इसके बाद हम बात करें अजमेर में उपखंडों की। तो यहाँ पे कुल 11 उपखंड आते हैं जो कि अपने पास है अजमेर, पुष्कर, पिशांगन, नसीराबाद, किशनगढ़, रूपनगढ़, राई, केकड़ी, सावर, बिनाए और सरवाड़। तो ये इस प्रकार से 11 उपखंड हो जाते हैं। साथ में विधानसभा क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। तो अजमेर में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नशीराबाद, मसूदा, किशनगढ़, पुष्कर, ब्यावर और केकड़ी। अब बात करें इसके वन्य जीव शुभंकर की। तो अपने पास अजमेर ज़िले का वन्य जीव शुभंकर है खड़मोर। मोर की ही एक प्रजाति है खड़मोर, ये वन्य जीव शुभंकर हो जाता है। इसके बाद सतलिय सीमा की बात करें तो अजमेर अपने राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले के रूप में आता है। तो इसकी सीमा राजस्थान के जिलों से लगेगी जयपुर, डिडवाना, कुचामन, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा और टोंक। तो अपने राजस्थान के जिले कौन कौन से हो गए? डिडवाना, कुचामन, नागौर, ब्यावर, जयपुर, भीलवाड़ा और टोंक। इन जिलों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। तो ये अपने पास अजमेर का हो गया सामान्य से परिचय। अब इसके बाद हम बात करते हैं अजमेर के भौगोलिक परिदृश्य की। तो इसकी भौगोलिक परिदृश्य में हम सबसे पहले देखते हैं अजमेर की जलवायु। तो यहाँ पे उपार्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार आप देखोगे तो यहाँ पे CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैप में हाईलाइट करके। तो ये देखिए अपना ये अजमेर जिला आ जाता है यहाँ पे, और कोपेन के अनुसार यहाँ पे पाई जाती है CWG प्रकार की जलवायु। इसके बाद आप बात करोगे जलवायु वर्गीकरण में थॉर्नवेट की। तो थॉर्नवेट के अनुसार यहाँ पे पाई जाती है अपना ये अजमेर जिला है, और इसमें DA-W प्रकार की जलवायु थॉर्नवेट के अनुसार पाई जाएगी। अब बच गया त्रिवार्था का वर्गीकरण। तो त्रिवार्था के अनुसार आप यहाँ पे देखोगे ये अपना अजमेर जिला है, और यहाँ पे त्रिवार्था के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है BSH प्रकार की जलवायु त्रिवार्था के अनुसार। तो ये हमने देख लिया जलवायु का वैज्ञानिक वर्गीकरण। इसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी की। तो यहाँ पे अजमेर में कछारी, जलोढ़ और दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी कि एक प्रकार से कांप प्रकार की ये मिट्टी है। और मिट्टी के कृषि विभाग के वर्गीकरण की माने तो यहाँ पे ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी, चूनायुक्त मिट्टी और नवीन भूरी मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार। तो वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पे एल्फी सॉइल प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कृषि संपदा की यहाँ पे। तो आप देखोगे कि अजमेर में ज्वार, गुलाब, गेंदा और फूल उत्पादन में अजमेर जिला राजस्थान में अपना प्रथम यानी अग्रणी स्थान रखने वाला जिला है। गुलाब या पुष्प की खेती का राज्य में सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? पुष्कर। तो पुष्कर गुलाब की खेती का सबसे प्राचीन केंद्र है। पुष्कर में इंडिका किस्म के गुलाब का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यानी गुलाब की जो किस्म उत्पादित की जाती है पुष्कर में, उस किस्म का नाम है इंडिका। अब इसके बाद पुष्कर में राज्य का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध पुष्प मंडी स्थित है। तो पुष्कर में सबसे प्राचीन पुष्प मंडी हो गई। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी ढूंढाड़ा में 2000 को स्थापित किया गया। यानी अजमेर के तबीजी में केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है अजमेर के तबीजी में। इसके बाद नदियों की बात करें तो अजमेर में बहने वाली प्रमुख नदियों में लूणी, सरस्वती, डाई व मानसी, इन नदियों का भाव क्षेत्र अजमेर में आपको देखने को मिलेगा। लूणी, सरस्वती नाला, डाई और मानसी नदी। अगर विस्तार से बात करें तो सबसे पहले लूणी नदी। इस नदी को लवणाद्री, लवणवती, मीठी या खारी नदी, मरुस्थल की गंगा,
मारवाड़ की गंगा, मरु आशा, इन सब उपनामों से इस नदी को जाना जाता है। कालिदास ने लूनी नदी को किस नाम से किस नाम की संज्ञा प्रदान की थी कालिदास ने? तो अंतःसलील की उपाधि कालिदास के द्वारा इस नदी को दी गई। लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। लूनी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पे लूनी नदी प्रवाहित होती है, उस क्षेत्र को हम गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। गोडवाड़ प्रदेश की थली व काला बुरा डोंगर दो भाग है, यानी गोडवाड़ प्रदेश में दो भाग आते हैं। एक तो थली क्षेत्र आता है, एक काला बुरा डूंगर क्षेत्र आता है। शेष नदी की व्याख्या हम पाली जिले में पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद सरस्वती नाला, तो अजमेर में पुष्कर की पहाड़ी से निकलकर अजमेर में ही गोविंदगढ़ नामक स्थान पर ये लूनी नदी में मिल जाता है, और ये नदी अजमेर में पुष्कर झील का निर्माण करती है। तो एक सरस्वती या दर्शवती नदी वो अलग है, और एक सरस्वती नाला अलग है, तो इन दोनों में आप कन्फ्यूज मत होना। सरस्वती नाला ये अजमेर में पुष्कर की पहाड़ी से निकलकर अपने गोविंदगढ़ नामक स्थान पर लूनी नदी में मिल जाता है ये, और ये पुष्कर झील का निर्माण करने वाला है सरस्वती नाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पुष्कर झील का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सरस्वती नाला के द्वारा। इसके बाद मानसी और डाई नदियों का उद्गम, इनकी बात करें तो किशनगढ़ के बाद अजमेर में जो किशनगढ़ है और नसीराबाद, ये इन दोनों क्षेत्रों की पहाड़ियों से डाई व मानसी नदियों का उद्गम होता है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं कि राजमहल टोंक में बनास, खारी और डाई नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। तो बनास, खारी और डाई तीनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है? राजमहल टोंक में। देवधाम जोधपुरिया टोंक में बनास, बांडी और मानसी नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। तो ये दोनों त्रिवेणी संगम भी आप ध्यान में रखना, एक तो राजमहल टोंक में और एक देवधाम जोधपुरिया टोंक में, यहाँ पे नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। इसके बाद बांध परियोजना की बात करें अजमेर में हम, तो शिव सागर बांध, मुंडोती बांध, फूल सागर बांध, ये सारे बांध कहाँ पे है? अजमेर जिले। इसके बाद हम बात करते हैं अजमेर में झीलों की, तो सबसे प्रमुख झील अजमेर की पुष्कर झील, इसके बाद आना सागर झील, एक फोय सागर झील, जैन सागर झील और फूल सागर झील, ये सारी झीलें अजमेर में स्थित है। अब विस्तार से बात करें हम इनकी, तो सबसे प्रमुख झील आती है पुष्कर झील, और ये झील है जो ज्वालामुखी निर्मित राज्य की काला डेरा झील है। इस झील को राज्य की सबसे पवित्र झील, इसको प्रदूषित झील भी कहते हैं, प्रदूषण सबसे ज़्यादा इसमें। कोंकण तीर्थ भी कहते हैं इसको, प्रयागराज का गुरु, तीर्थों का मामा, तो ये आप ध्यान में रखना, तीर्थों का मामा ये उपनाम पूछा जा चुका है। हिंदुओं का पांचवां तीर्थ के उपनाम से भी इसको जानते हैं। इस झील में कुल कितने घाट हैं? 52 घाट हैं, और यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और इस झील में राज्य की सबसे प्रसिद्ध व सबसे बड़ी दीपदान की परंपरा विशेषता जानी जाती है, यानी इस झील में दीपदान किए जाते हैं, दीप प्रवाहित जलाकर दीप लोग इस झील में प्रवाहित कर देते हैं, तो ये दीपदान की परंपरा इस झील की विशेष है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया, तो ब्रह्मा जी के बारे में भी ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा और क्या फैक्ट आता है? इसके जो 52 घाट है पुष्कर झील के, उसमें से सबसे पवित्र घाट माना जाता है गो घाट को। गो घाट जो है इस झील का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। और यहाँ पे एक महिला घाट भी है, तो इस झील में एक महिलाओं के लिए, जो महिलाएं यहाँ पे स्नान करती हैं, तो उनके लिए एक महिला घाट के नाम से भी एक घाट निर्मित किया गया है। लेकिन कालांतर में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? गांधी घाट। गांधी घाट क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, इसलिए इसको गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया? तो यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था, उसमें मैडम मैरी स्नान करने के लिए आई थी, तो मैडम मैरी ने देखा कि महिलाओं के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने फिर इस घाट का निर्माण करवाया यहाँ पे। तो मैडम मैरी के द्वारा इस घाट का निर्माण कार्य करवाया गया। तो ये थी इसके घाटों के बारे में। और इसमें जो प्रदूषित झील अभी ये वर्तमान में मानी जा रही है, तो इसकी सफाई के लिए भी एक अभियान चलाया गया था। तो सफाई कार्यक्रम 1997-98 में चलाया गया, ये 1997-98 में। और किसके सहयोग से? तो कनाडा के सहयोग से ये सफाई अभियान चलाया गया। तो ये थी सारी बातें पुष्कर झील के बारे में। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं आना सागर झील के बारे में। तो आना सागर झील, इसका निर्माण 1137 ईस्वी में अरुणराज चौहान द्वारा करवाया गया, और इस झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित क्या है? दौलत बाग, जिसको सुभाष उद्यान के नाम से भी हम जानते हैं। शाहजहाँ ने इस झील के किनारे सफ़ेद संगमरमर से 12 दरियों का निर्माण करवाया था। तो ये 2-3 फैक्ट प्रमुख आते हैं इसके। एक तो इसके निर्माण के बारे में पूछा जाता है, अरुणराज, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। अरुणराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और इस झील के किनारे जहांगीर द्वारा क्या निर्मित करवाया गया? दौलत बाग या सुभाष उद्यान। और शाहजहाँ के द्वारा यहाँ पे 12 दरियों का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा और क्या फैक्ट आते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्रूज का संचालन किया जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक क्रूज का संचालन भी झील के अंदर किया जा रहा है, क्रूज का संचालन। और क्या फैक्ट है? एक आपने पढ़ा होगा हसमत बेगम के बारे में कि उन्होंने इत्र की खोज की थी, तो वो भी उन्होंने इसी झील के किनारे की थी। हसमत बेगम द्वारा इत्र की खोज की गई यहाँ पे। तो ये हो गई अपने आना सागर झील। और इसके अलावा कौन सी झील थी? एक फोय सागर झील थी, तो इसको हम जानते हैं अपने वर्तमान में
वरुण सागर झील के नाम से। तो कौन सी झील है ये? फोय सागर झील थी ना, इसको वर्तमान में वरुण सागर झील के नाम से हम जानते हैं। वरुण सागर झील इसका वर्तमान में नाम हो गया। तो ये हो गई अजमेर की झीलों की बातें। अब बात करें यहाँ पे वन्य जीव क्षेत्र की, तो यहाँ पे आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। कौन कौन से? तिलोरा, सौंखड़िया, गंगवाना, ये तीनों क्या है? आखेट निषिद्ध क्षेत्र। इसके बाद मृगवन का कौन कौन से? यहाँ पे एक पंचकुड़ पुष्कर मृगवन है। इस मृगवन की स्थापना की गई 1985 में। तो पंचकुंड पुष्कर मृगवन अजमेर में स्थित है। जंतुवालय की बात करें तो यहाँ पे 5 जंतुवालय हैं। राज्य में नया और छठा जंतुवालय अजमेर में बनना प्रस्तावित है। 5 जंतुवालय हैं और छठा जो बनना है वो अजमेर में प्रस्तावित है। गोडावण हेतु संरक्षित जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है सौंखड़िया अजमेर जिले में स्थित है। तो गोडावण के लिए संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सौंखड़िया अजमेर का। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे उद्योगों की, तो राजस्थान का प्रथम ग्रीन टच मेगा फूड पार्क। तो मेगा फूड पार्कों की हमने पहले भी बात कर चुके हैं। तो राजस्थान का प्रथम ग्रीन टच मेगा फूड पार्क 29 अगस्त 2018 को रूपनगढ़ में स्थापित किया गया। इसके बाद HMT की स्थापना यहाँ पे की गई अजमेर में 1967 ईस्वी में। चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से ये HMT की स्थापना की गई। इसके बाद खनिजों की बात करें अजमेर में, तो यहाँ पे लिथियम, संगमरमर, ताम्रपत्थर, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, बालू का पत्थर, इन सब के भंडार अजमेर में देखने को आपको मिलेंगे। अब बारी बारी से बात करें तो लिथियम की, अजमेर में स्थित राजगढ़ की खान से लिथियम का उत्पादन किया जाता है। संगमरमर की बात करें तो संगमरमर की मंडी किशनगढ़ में स्थित है। तांबड़ा या गार्नेट की बात करें तो अजमेर के सरवाड़ा क्षेत्र, दादिया, कमलपुरा, बनेड़ा और बागेश्वर तांबड़ा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद फेल्सपार की बात करें तो प्रचुर मात्रा में अजमेर में विस्तृत अरावली की पहाड़ियों में यह फेल्सपार पाया जाता है। और क्वार्ट्ज की बात करें तो राज्य में क्वार्ट्ज के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? अजमेर और एक पाली। तो अजमेर और पाली में प्रमुखतः क्वार्ट्ज का उत्पादन किया जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं हम ऊर्जा संसाधन की, तो विलायती बबुल से बिजली बनाने का पहला संयंत्र, विलायती बबुल से बनाई जाती है बिजली, और इसका एकमात्र पहला संयंत्र कहाँ पे लगाया गया? नौलावास में। नौलावास है अजमेर में, तो यहाँ पे एकमात्र संयंत्र लगाया गया। अब पशु संपदा पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी पद्मा डेयरी, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी। कौन से जिले में स्थित है? तो ये अपने अजमेर जिले में स्थित है। गोवंश में गिर या फिर रेंडा या अजमेरा नस्ल की गाय सर्वाधिक अजमेर में पाली जाती है। फिर मुर्गियों में 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन वाला जिला कौन सा है? अजमेर जिला। फिर अजमेर में मुर्गी पालन के प्रशिक्षण हेतु एक संस्था भी है, राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्था। तो राजकीय कुक्कुट मुर्गियों को बोलते हैं। तो राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की गई 1988 में अजमेर में। फिर बकरी का प्रजनन फार्म भी स्थित है रामसर अजमेर में। फिर बकरी चारा अनुसंधान केंद्र, ये स्विट्जरलैंड की सहायता से रामसर अजमेर में बनाया गया है, यानी रामसर में स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से? स्विट्जरलैंड की सहायता से। इसके बाद बकरी चारा अनुसंधान केंद्र रामसर में काजरी संस्था के वैज्ञानिक है जो डॉक्टर सरफुद्दीन, इनके द्वारा बकरियों हेतु आइबोमिक्स नामक पौष्टिक चारा विकसित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट करंट का फैक्ट आ जाता है। आइबोमिक्स पौष्टिक चारा किसके द्वारा विकसित किया गया? डॉक्टर सरफुद्दीन के द्वारा। और कहाँ पे? ये रामसर में। और ये वैज्ञानिक कौन सी संस्था के हैं? तो काजरी के वैज्ञानिक हैं ये। इसके बाद पुष्कर पशु मेले का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये पुष्कर में मेला भरता है। तो ये सारे हमने भौगोलिक तथ्य समेट लिए अजमेर के। अब बात करते हैं अजमेर की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक परिदृश्य की। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रमुख मंदिर। तो ब्रह्मा जी का प्रमुख मंदिर आता है। पुष्कर झील के किनारे ये मंदिर स्थित है और इसका निर्माण करवाया गया गोकुल चंद पारिक के द्वारा। और यहाँ पे ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है इसकी स्थापना करवाई गई श्री शंकराचार्य जी के द्वारा। ब्रह्मा जी का एकमात्र और प्रमुख मंदिर है ये, जहाँ पे ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की जाती है। और इस मंदिर परिषद में पातालेश्वर या नर्मदेश्वर महादेव के मंदिर स्थित हैं। ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें सावित्री माता जी का मंदिर भी इससे अलग बना हुआ है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के मंदिर के पास ही सावित्री माता का मंदिर भी बना हुआ है। तो इसके बाद सावित्री माता मंदिर की बात करें तो पुष्कर झील के किनारे ये मंदिर रत्नागिरी पर्वत पर स्थित है। और इस पहाड़ी पर राज्य का तीसरा रोपवे या रज्जू मार्ग संचालित है 2016 से। तो ये राजस्थान का तीसरा रोपवे भी, ये ध्यान में रखना आप, सावित्री माता मंदिर के पास संचालित है। इसके बाद रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर झील के किनारे ये मंदिर स्थित है और द्रविड़ शैली में बना हुआ और भगवान विष्णु को ये समर्पित है। वरा मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण करवाया गया अर्णोराज या आनाजी चौहान के द्वारा पुष्कर में। अब इसके बाद आगे बात करें राधा जी का मंदिर, तो सबसे प्राचीन राधा जी का मंदिर सलेमाबाद में स्थित है। रमा बैकुंठ मंदिर पुष्कर झील के किनारे स्थित है और इस मंदिर में पत्थर से बने विमान पर 361 देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि पत्थर से बने विमान पर 361 देवी देवताओं की प्रतिमा कौन से मंदिर में है? तो रमा बैकुंठ मंदिर में। और ये रामानुजाचार्य शाखा का प्रमुख मंदिर है। इसके बाद सोनी जी की नसिया, ये देखो आप, काफ़ी सुंदर सोनी जी की नसिया, ये भगवान ऋषभ देव या आदिनाथ जी को समर्पित मंदिर है।
सोने जी की नस्या का निर्माण कार्य सेठ मूलचंद सोनी ने शुरू करवाया था और उनके पुत्र टिक्कमचंद सोनी ने 1865 में ये पूर्ण करवाया। इस मंदिर का आंतरिक भाग सोने से निर्मित होने के कारण इसको स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। तो ये भीतर से आप देख सकते हो गोल्डन प्रकार से ये इसका सज्जित किया गया है, जैसे कि सोने की कलाकारी की गई हो, ऐसा प्रतीत होता है इसमें। तो ये है आपका सोनी जी की नसिया। ये पूरा सोने का बना हुआ नहीं है, ऐसी एक एक भाग है इसका जो इस प्रकार से कलाकारी करके बनाया गया है, तो इसको सोनी जी की नसिया के नाम से आप जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं संस्कृत पाठशाला या 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको सरस्वती कंठाभरण पाठशाला के नाम से भी आप जानते हो। तो इसका निर्माण करवाया गया था प्रारंभ में विग्रह राज चतुर्थ यानी विशल देव के द्वारा। विशल देव रासो के नाम से इनको आप जानते हो, विग्रह राज चतुर्थ को। तो इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, लेकिन कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर यहाँ पे क्या करवा दिया गया, मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। और इस मस्जिद में अब पंजाब साहब पीर है, इनका 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसके कारण इसको किस नाम से जानते हैं हम, 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से। और कर्नल जेम्स टोड के कथन है इसके बारे में कि ये हिंदू वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। और इस पर एक नाटक की लाइनें लिखवाई गई थी इनके द्वारा, विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा। कौन से नाटक की लाइन लिखाई गई थी, तो ये भी आप ध्यान में रखना कि हरिकेली नाटक की इसके दीवारों पर पंक्तियाँ उकेरी गई थी। ये तो अपने प्राचीन काल से ही चली आ रही है ना रिवाज, अपने अभी वर्तमान में गवर्नमेंट स्कूलों में भी देखना आप काफ़ी दोहे लिखे होते हैं, कबीर के अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। तो इसी प्रकार से हरिकेली उस समय का इनका नाटक था, इसकी रचना, इसकी जो है पंक्तियाँ यहाँ पे उकेरी गई थी। इसके बाद बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की। तो ख्वाजा साहब गरीब नवाज़ के नाम से प्रसिद्ध इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। और इस दरगाह में छोटी देग का निर्माण करवाया गया जहांगीर के द्वारा, और एक बड़ी देग स्थित है, इसका निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा। यहाँ पर रजब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स लगता है। और ये है अपने तस्वीर में देख सकते हो आप अजमेर की प्रमुख दरगाह। यहाँ पे दरगाह और ये मंदिर होने के कारण अजमेर को सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी भी कहा जाता है। तो यही कारण है कि अजमेर को सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी कहते हैं आप। इसके बाद हम बात करते हैं तेजा जी का मृत्यु स्थल है यहाँ पे अजमेर में, कौन से स्थान पे, सुरसुरा नामक स्थान पे। एक मंगलियावास गांव है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रतिवर्ष श्रावण मास को यानी कि हरियाली अमावस्या के दिन खिचड़ी का वृक्ष मेला लगता है मंगलियावास में। इसके बाद काचरिया धाम है किशनगढ़ में, इसमें राधा कृष्ण स्वरूप का जो मंदिर प्रतिमा विराजमान है, राधा और कृष्ण का स्वरूप विराजमान है, यानी ये मूर्तियाँ देख सकते हो आप, एक साथ राधा और कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। कृष्ण का विग्रह अष्ट धातु से निर्मित है और राधा रानी का विग्रह पीतल से निर्मित है। इस मंदिर में सेवा किसके द्वारा किस पत्ती के द्वारा की जाती है, निम्बारक पत्ती के द्वारा। तो निम्बारक संप्रदाय है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इस पत्ती के द्वारा इसकी सेवा की जाती है। इसके बाद अजमेर का दुर्ग, जिसे हम कहते हैं तारागढ़ दुर्ग या अजमेरू दुर्ग, या फिर इसका एक उपनाम आपको मिल रहा है गढ़बिठली। इसका निर्माण करवाया गया था अजय राज चौहान के द्वारा, इसीलिए इसको अजमेरू दुर्ग कहते हैं। और इस दुर्ग में बिशप हैबर ने इसको बिशप हैबर ने संज्ञा दी थी राजस्थान का जिब्राल्टर। तो राजस्थान का जिब्राल्टर नाम किसके द्वारा दिया गया, बिशप हैबर के द्वारा। इसके सबसे ऊपरी भाग में क्या बनी हुई है, मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। और यह दुर्ग बिठड़ी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको कहते हैं गढ़बिठली। तो बिठड़ी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण गढ़बिठड़ी या गढ़बिठली कहते हैं इसको। नाना साहब का जालरा, इब्राहिम शरीफ का जालरा, बड़ा जालरा, ये सारे इस दुर्ग में निर्मित कुंड है, जालरा कुंड को कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के पानी के स्रोत है जालरा, एक तो है नाना साहब का, एक इब्राहिम शरीफ का और एक बड़ा जालरा। और इस दुर्ग में नागरची, श्रृंगार चंवरी, बांद्रा, फतेह, इमली, पीपली, दोराई, घूंघट, गुगड़ी, ये सारी बुर्जों के नाम हैं। इस दुर्ग के जो बुर्ज हैं इन सब के नाम है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से कि इमली, पीपली, दोराई, घूंघट ये सब क्या हैं। तो ये आपको ऑप्शन दे दिया जाता है अलग अलग प्रकार से, एक प्रकार के आभूषण है या वस्त्र है या ऐसा पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान में रखना कि ये जो अपने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग है इसकी बुर्जों के नाम है। फिर पृथ्वीराज का स्मारक इस दुर्ग में बना हुआ है और ये दुर्ग सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। तो राजस्थान का सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला कौन सा दुर्ग है, अजमेर का दुर्ग। इसके बाद बात करते हैं अजमेर में स्थित मैगजीन के किले की, जिसको अकबर के किले के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया 1571-72 में, और ये इन्होंने करवाया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए इस किले का निर्माण करवाया था। वर्तमान में ये राजपूताना म्यूजियम यानी कि राजकीय संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है और इसका निर्माण करवाया गया था मुस्लिम पद्धति में, और ये मुस्लिम पद्धति में निर्मित किया गया एकमात्र दुर्ग है और इस पर कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। आक्रमण कैसे होगा, ये इनके द्वारा निर्मित करवाया गया। तो फिर 10 जनवरी 1616 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजपूत सर टॉम्स रो, यानी कि सीधी सी बात ये है कि टॉम्स रो जो है जहांगीर से इसी दुर्ग में 1616 ईस्वी में प्रथम बार यहाँ पे भेंट की थी। कौन से दुर्ग में, अकबर के किले में। जहांगीर दरवाज़ा इस दुर्ग का
मुख्य द्वार पर है। तो मुख्य द्वार को किस नाम से जानते हैं? जहांगीर दरवाजे के नाम से। इसके अलावा अजमेर में आता है कैरीगढ़ दुर्ग। ये दुर्ग किशनगढ़ में गुंदेलाव तालाब के निकट स्थित है। आंतरिक भाग को जीवरखा कहा जाता है और वर्तमान में ये हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से दुर्ग आते हैं अजमेर में? तो सावर व सरवाड़ दुर्ग अजमेर में, एक आंतेड़ा की छतरी अजमेर में। दर्शनीय स्थलों की बात की जा रही है। फिर प्रसिद्ध है यहाँ पे अंगारों की होली केकड़ी अजमेर की। कोड़ामार होली बिनाई की प्रसिद्ध है। बगेरा का तोरण द्वार महल अजमेर में स्थित है। फिर वुडन पेंटेड फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का। इसके अलावा नौगरों का मंदिर किशनगढ़ में है और आनड़ी माता का मंदिर ये भी नौसल किशनगढ़ में स्थित है। तो ये सारे दर्शनीय स्थल हो जाते हैं किशनगढ़ के, अजमेर के। तो आगे बढ़ते बात करते हैं हम अब किशनगढ़ शैली की। तो किशनगढ़ शैली, इस शैली का उद्भव यह सवर्ण काल माना जाता है। सावंत सिंह का समय, सामंत सिंह का समय सवर्ण काल माना जाता है और उद्भव काल भी यही माना जाता है। सावंत सिंह को नागरीदास के नाम से जाना जाता है। नागरीदास इनका उपनाम है, इस नाम से जाना जाता है। नागरीदास ने अपनी प्रेमिका बनी ठनी के अपूर्व प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने चित्र और आकृतियों का निर्माण करवाया था। और इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है एरिक डिक्सन को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। एरिक डिक्सन और एक फयाज अली, इन दोनों को जाता है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय। अब बात करें बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। किशनगढ़ शैली से भारत की मोनालिसा किसको कहा जाता है? बनी ठनी को। इसके बाद बनी ठनी के चित्रकारों में सावंत सिंह नगरीदास के प्रमुख चित्रकार निहालचंद थे। यानी कि नगरीदास के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनमें से निहालचंद के द्वारा बनी ठनी के चित्र को बनाया गया। इस शैली का अन्य प्रमुख चित्र कौन सा है? सांझी लीला। भारत सरकार ने बनी ठनी पर मई 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया है। और इस शैली की विशेषता है नारिक के मादक नयन। तो ये आप देखिए किस प्रकार से बड़े बड़े नयन दिखाए गए हैं। तो एक प्रकार से मादकता को दर्शाया गया है इस प्रकार के चित्रों में। इसके बाद इस शैली में गुलाबी व सफ़ेद रंगों की ज़्यादा प्रधानता है और चित्रों में केले के वृक्ष को चित्रित किया गया है। और प्रमुख कलाकारों की बात करें तो मोरध्वज, निहालचंद, अमरचंद, धन्ना, रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम, सीताराम, बदन सिंह, नानकराम, लाडसी राम, मूलराज, सूरध्वज, भंवरलाल और छोटू। तो ये सारे चित्रकारों के नाम आ जाते हैं। इसके बाद और क्या रह जाता है अजमेर से दर्शनीय स्थलों में? तो रूपनगढ़ किला, जिसे महाराजा रूप सिंह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था और राजस्थान में उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच स्थित है। अपने समय में दुश्मन के आक्रमणों के खिलाफ एक सामरिक रक्षागढ़ यानी एक रक्षा के रूप में, रक्षा किले के रूप में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा रूप सिंह के द्वारा। इसके बाद मेयो कॉलेज अजमेर में, राजस्थान में भारत में केवल लड़कों के लिए एकमात्र स्वतंत्र बोर्डिंग स्कूल के रूप में ये कॉलेज बनाया गया था। इसकी स्थापना लॉर्ड मेयो के द्वारा 1875 में रिचर्ड बार्के ने 6वें अर्ल ऑफ मेयो ने की थी और 1869 से 1872 तक भारत के ये वायसराय भी रहे थे। तो ये मेयो के द्वारा स्थापना की गई इसकी, रिचर्ड बार्के। और भारत का एकमात्र क्या है ये? लड़कों के लिए बोर्डिंग स्कूल। और इसके पहले विद्यार्थी के बारे में पूछा जाता है। तो इसके पहले विद्यार्थी कौन थे? तो ये थे अलवर के कौन? मंगल सिंह। मंगल सिंह थे ये, अलवर के राज परिवार से आते थे। तो मंगल सिंह इसके पहले विद्यार्थी रहे। इसके अलावा कुछ और वन लाइनर फैक्ट बच जाते हैं अजमेर के बारे में, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, इसकी बात हमने की थी, तभी जी अजमेर में स्थित है। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति बिनाए में 1904-05 में स्थापित की गई थी। राजस्थान की प्रथम व प्रसिद्ध पुष्प मंडी पुष्कर में, पुष्प मंडी की बात हमने की, पुष्कर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम सिस्मोग्राफी ये संयंत्र, भूकंप नापने वाला ये संयंत्र है, अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर पुष्कर का डाकघर है। राजस्थान में प्रथम आंवला नर्सरी अजमेर में स्थित है। आयुर्वेद विभाग का मुख्यालय भी कहाँ पे है? अजमेर में। राजस्थान का तीसरा नगर विकास प्राधिकरण अजमेर विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 14 अगस्त 2013 को की गई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी कहाँ पे? अजमेर में। इसके बाद फल्गुबाई, फल्गुबाई जानी जाती है चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और इनका संबंध आता है अजमेर के किशनगढ़ से। इसके बाद रीमा दत्ता, इनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त मिला था और ये तैराकी के क्षेत्र से आती हैं, इनका संबंध अजमेर से। और रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अरुणा राय का नाम आपने सुना होगा, सूचना के अधिकार अभियान से संबंधित है ये, और इनका संबंध भी आता है अपने अजमेर से। इसके बाद किशनगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना की गई 1939 में कांतिलाल चौथानी के द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके बाद 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। क्रांति की शुरुआत जिस छावनी से हुई, नसीराबाद छावनी, इसका संबंध भी अजमेर से आता है। 28 मई 1857 को बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ से क्रांति की शुरुआत की गई थी। फिर इसके बाद राजस्व मंडल की स्थापना अजमेर में की गई 1949 को। इसके अलावा और क्या फैक्ट रह जाते हैं अजमेर से? तो हमने बात की थी कि अपने अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय है। इसके अलावा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी अजमेर में बनाया गया है।
तो केंद्रीय विश्वविद्यालय भी अजमेर में एक, मेयो कॉलेज की हमने बात कर ली थी। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर में, इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? बांदर सिंदरी में, अजमेर के बांदर सिंदरी में, अजमेर के बांदर सिंदरी में इसकी स्थापना की गई थी। और राजस्थान में एकमात्र जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? अजमेर के बांदर सिंदरी में। इसके विजिटर होते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो विजिटर कौन होते हैं इसके? राष्ट्रपति होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर राष्ट्रपति होते हैं। और अपने राजस्थान में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है अजमेर के बांदर सिंदरी में। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना आप। फिर राजस्थान का पूर्ण साक्षर जिले के रूप में आप अजमेर को जानते हो। तो अजमेर क्या है? राजस्थान का पूर्ण साक्षर जिला है अजमेर। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा राम किशन सोलंकी का। राम किशन सोलंकी को क्यों जाना जाता है? तो राम किशन सोलंकी है नगाड़ों के जादूगर, नगाड़े का जादूगर के रूप में आप इसको जानते हो। नगाड़े का जादूगर हैं राम किशन सोलंकी जी, और इनका संबंध भी आता है अजमेर से। तो अजमेर से संबंधित हैं, नगाड़े के जादूगर के रूप में इनको जाना जाता है। इसके बाद बात करें कि हमने बात कर ली थी कि राजस्थान का हाईटेक डाकघर है अजमेर का है। और इसके बाद राजस्थान की सेकंड आयुष यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना आपके अजमेर में की गई थी। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान की द्वितीय या सेकंड बोल दो आयुष विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई थी अपने अजमेर में। और क्या फैक्ट रह जाता है? एक अपने राजस्थान की पहली पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। राजस्थान की फर्स्ट क्या है? पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है? अजमेर में। और एक वर्तमान में आप पढ़ते हो मंगला पशु बीमा, तो इसकी शुरुआत भी यहाँ से की गई थी। एक किसान सम्मेलन किया जा रहा था यहाँ पे, तो किसान सम्मेलन के दौरान शुरुआत की गई थी मंगला पशु बीमा योजना की। इसके अलावा पनोरमा है यहाँ पे। किस किस का पनोरमा बना हुआ है अजमेर में? तो एक तो अपने विद्यासागर महाराज का पनोरमा, एक तो आप पढ़ते हो विद्यासागर महाराज, और एक स्वामी दयानंद सरस्वती का पनोरमा भी यहाँ पे है। तो ये पनोरमा भी ध्यान में रखना, अजमेर में बने हुए हैं। तो ये थी अजमेर ज़िले की सारी मुख्य बातें, जिसमें हमने बात कर ली कि पुष्कर को पुष्प मंडी कहा जाता है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, पुष्कर झील भी है, सावित्री माता का मंदिर भी है। फिर पुष्कर में पुष्प मृगवन भी है। अजमेर की बात करें तो यहाँ पे तारागढ़ दुर्ग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, फेल्स पार्क के भंडार, और RPSC का मुख्यालय, और ये सारे राजस्व मंडल का मुख्यालय वगैरह, ये सारे अजमेर में हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि किशनगढ़ है यहाँ पे, बनी ठनी चित्रशैली और चरी नृत्य भी किशनगढ़ का, और नौगौर मंदिर भी किशनगढ़ में स्थित है। इसके बाद सरवाड़ तहसील की बात हमने की कि यहाँ पे संत फ़खरुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। एक सरवाड़ दुर्ग भी है। अंगारों की होली की हमने बात की कि केकड़ी की प्रसिद्ध है। और कोडामार होली हमने बात की कि भिनाई की प्रसिद्ध है। फिर भिनाई की मुख रामलीला भी प्रसिद्ध है। और प्रथम सहकारी समिति का जो गठन किया गया 1904 में भिनाई में किया गया। इसके बाद हमने बात की नशीराबाद की, तो यहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई 28 मई 1857 को। तो इसके बाद और क्या फैक्ट रह जाता है अजमेर से? ये सारी चर्चा हमने शायद मेरे तरफ से तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लिए हैं आज की क्लास में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे या आपको थोड़ी भी मेहनत अगर वीडियो में बनाने में अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और अच्छा कंटेंट आपको देने में मन करता रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर इस सारे पूरे जिला दर्शन की PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ से आपको PDF लेने की सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप इसकी PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा जिला दर्शन करवाया गया है यहाँ पे, और ये लास्ट अपना अजमेर ही बचा है, तो इसके भी जिले जल्दी आपको करवा दिए जाएंगे। इसके बाद GK के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेके आएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगली क्लास में अजमेर संभाग के अगले ज़िले के साथ, यानी कि ब्यावर ज़िले के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय राजस्थान।